मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उसमें से एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। आप लोग बता सकते हैं और कौन कौन से करंट के इफेक्ट होते हैं? थर्मल इफेक्ट, राइट, लाइट इफेक्ट। तो ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट है जहां पे हम करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड दिस वाज कम्स फर्स्ट टाइम इन नोटिस ऑफ ऑस्टेड। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट था, उसके नोटिस में आया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाज नोन मच बिफोर दैट। मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट होती है, ये सब मालूम था, नॉर्थ साउथ एंड ऑल, वो सब कुछ था। बट ये मैग्नेटिक फील्ड करंट से होती है, ये ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला। व्हाट वाज द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट? ऑस्टेड ने ऐसे एक वायर लिया जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, एक ऐसे वायर, जैसे ये सोचते हैं ये वायर है, राइट। इसको उसने एक बैटरी लगाई। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया? जनरल कन्वेंशन है कि बैटरी के साथ रेजिस्टेंस लगाते हैं क्योंकि गड़बड़ होगी तो बैटरी फूक जाएगी, राइट। अब एक स्विच लगाया यहां पे, इसके नीचे उसने एक कंपास रखा, इसके नीचे एक कंपास रखा। जैसे ही स्विच ऑन किया, कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, और ये तब मालूम था कि कंपास मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। तो कंपास का डिफ्लेक्शन होना मींस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ करंट। फिर उसने क्या किया, ये करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। कैसे? ऐसे। और ये स्विच, एंड जब उसने स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो यहां से ये कंक्लूड हुआ, पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट की वजह से, और दूसरी चीज करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। फिर लेटर ऑन रूल्स फाइंड आउट हुए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज देयर, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर। बी वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने बचपन में ड्रॉ की होगी, सुना होगा, 10th क्लास में ऐसा कुछ बताया जाता था कि एक मैग्नेट रखो, एक आयरन फिलिंग रखो, फिर वो आयरन फिलिंग ऐसे अलाइन हो जाती है, तो वो जिस डायरेक्शन में अलाइन होती है उसको लाइंस बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं, करेक्ट। तो मैग्नेटिक लाइंस हो गई। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वन इज कॉल्ड ग्रिप रूल। ग्रिप रूल, what is grip rule? If current is flowing in the conductor, ये thumb ऐसे रखो in direction of current and इसको grip करो, इसको grip करो, तो जो fingers की direction है that is the direction of magnetic field। तो अगर ये current ऐसे है इस टाइप से, तो magnetic field ऐसे हो जाएंगी, राइट, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड पाथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज पाथ होती है। तो अब अगर ये सर्कल है, ऐसे ऐसे सर्कल है, राइट, इस टाइप से सर्कल हुआ, तो हर जगह डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे, हर जगह डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो इफ आई से ऑन दिस साइड ऑफ कंडक्टर, ऑन द राइट साइड ऑफ कंडक्टर, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे रखा और ऐसे फिंगर्स किधर को जा रही है, अंदर को। तो ऑन द राइट साइड ऑफ द कंडक्टर द डायरेक्शन इज इनवर्ड, राइट, एंड देन ऑन द राइट साइड ऑफ द कंडक्टर, लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर इट इज ऐसे घूम के पीछे से ऐसे आएगा, तो दैट इज आउटवर्ड, तो दिस इज आउटवर्ड,
इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड ग्रिप रूल. राइट हैंड ग्रिप रूल, करेक्ट. ये राइट हैंड ग्रिप रूल हो गया. देन ये तो हो गया जब करंट स्ट्रेट है, ठीक है. अब अगर करंट कर्व्ड है, राइट, लाइक ऐसे सर्कल में है और ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये करंट है, ये करंट की डायरेक्शन है. अगेन राइट हैंड, दैट इज राइट हैंड थंब रूल. व्हाट इज देयर? फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में टर्न करो दिस वे. तो थंब की डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Direction of thumb will be direction of magnetic field. So in this case, what will be the direction? Outward. This is outward, right? तो outward direction हो गई. अब ये क्या है? ये एक सर्कुलर करंट कॉइल है, ऐसे रखी हुई है. और ये क्या है? सेम सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे है रखी हुई. तो इससे लाइंस ऐसे निकलेंगी. ऐसे. अब ये डायरेक्शन क्या होगी? देखो, ऐसे नीचे से घुस जाओ इसके, ऐसे नीचे से, है ना. तो ये फिंगर ऐसे जा रही है और थंब किधर को है? ऊपर को. तो दिस इज अपवर्ड. अब ये लाइन है घूम के ऐसे आ जाएंगी, है ना, और ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएंगी. तो ऐसे ये पूरा एक फाउंटेन टाइप हो जाता है लाइंस का. ये सब घूम के कहाँ जाएंगी? वापस. सो दिस इज द टू डिफरेंट रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. करेक्ट. कुछ पूछना है? नहीं. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया. Magnetic flux through an area is number of lines crossing that area normal to area. ठीक है, राइट. लाइक ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सपोज. और ये हमारा एरिया है. तो इससे कितनी लाइन पास हो रही है? दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. अब नॉर्मल, इसका नॉर्मल ये होता है ऐसे, ये नॉर्मल है, एंड द नॉर्मल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो फ्लक्स हम लिखते हैं बी डॉट ए इज एरिया वेक्टर. सो दैट इज बी ए कॉस थीटा. B A cos theta, that is what flux. What is the unit of flux? Weber. What is the unit of flux? Weber. WB से represent करते हैं Weber. And what is the unit of magnetic field? Magnetic field होती है flux per unit area. So that is Weber per meter square. इसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला. ठीक है. Weber per meter square, that is what? Tesla. Clear? ये था about magnetic field lines, direction of magnetic field, the flux. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी बी वेक्टर की जो यूनिट होती है टेस्ला होती है. एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. एंड वेबर इज यूनिट ऑफ फ्लक्स. Okay. चलो पढ़ाई करो थोड़ा. क्या पढ़ा रहा था मैं? थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गई. अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना. ये कैलकुलेट करते हैं हम बायोट
Biot-Savart law. This Biot-Savart law, correct? And they find B due to current element. एक करंट एलिमेंट की वजह से B कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो कोई भी एक ले लो रैंडम, ये वायर है, वायर की अपनी कुछ लेंथ होगी। एलिमेंट मीन्स अ स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन। तो ये एक छोटा सा पोर्शन हो गया, ये इसमें करंट। तो इस एलिमेंट को हम बोलेंगे IDL। इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है, और इस करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इसकी वजह से हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये ऐसे डिस्टेंस हो गया, कितना, R, ठीक है, राइट। अब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? निकाल लेंगे, पूछ लेंगे इससे, है ना, निकालना क्या है। हाँ, अभी तो बताई थी गधो, ग्रिप रूल लगाओ। करंट किधर को जा रहा है? अच्छा, ये भी ढूंढना पड़ेगा। अबे ऊपर को जा रहा है करंट, राइट में कहाँ जा रहा है करंट? इनसाइड, ठीक है। ऐसे ये करंट ऊपर, तो ये फिंगर्स अंदर, तो दैट इज इनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड, राइट। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी यहाँ पे। क्योंकि हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं तो दैट विल बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे DL है तो क्या होगी? DB। तो DB इज प्रोपोर्शनल टू क्या? IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। क्रॉस प्रोडक्ट है IDL और R का, IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, राइट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। So that is a constant. Mu naught is called good. अब लग रहा है कि तुमने सच में पढ़ा है। Mu naught is called magnetic permeability, right? हाँ, मतलब अब कुछ तो है, फीलिंग आई मुझे कि हाँ कुछ तो किया है, मतलब कुछ नाम तो पता है ना कि कुछ ऐसा होता है। So that is mu naught is magnetic permeability of free space। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। एंड दिस म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7 in SI unit। 4 pi into 10 to the power minus 7 in SI unit, right? ये है in terms of vector। देखो, जिसको भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, जो कि कुछ लोगों को तो आता ही होगा, तो IDL क्रॉस R मीन्स यू विल टर्न द फिंगर फ्रॉम IDL टू R। तो ये किस डायरेक्शन में? थंब इनवर्ड। तो यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय दैट ऑल्सो यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। अरे फिंगर को IDL से R ले गए तो थंब अंदर को गया, तो कौन सी डायरेक्शन है? इनवर्ड। ये है वेक्टर फॉर्म में। अब हम वैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और 4 पाई तो रहेगा ही रहेगा। अब यह R क्यूब का R स्क्वायर कैसे हो गया? क्योंकि एक R ऊपर आएगा, IDL क्रॉस R तो IDL इंटू R साइन थीटा, एक R कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या?
r square, right? So this is what is called as Biot-Savart law. मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वैसे इसमें समझने को कुछ था नहीं, फिर भी आ ही गया होगा, राइट? एक सिंपल रूल है, वेरी मच लाइक द कूलम लॉ. इनको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं. इट डिपेंड ऑन इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दिस इज ऑल्सो एन इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइक द कूलम्स लॉ. अब इससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखते हैं. इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं. सर्कुलर याद है कुछ? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कैसा होता है? सर्कुलर, हाँ, कर, हाँ, गुड. सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. वेरी गुड. ये तो कमाल की बात बोली इसने. देखो बच्चे का एक छोटा सा डाउट है कि अगर हम ऐसे फिंगर से करंट निकालेंगे तो आपने ऐसे की तो अंदर होगी, ये कहते हैं मैं ऐसे करूंगा तो बाहर हो जाएगी. ऑब्वियसली बाहर हो ही जाएगी. तो वो तो अब तू ऐसे करेगा तो भी अंदर जाएगी, तो पूरी अंदर थोड़ी जाती रहेगी. ठीक है. तो इस साइड अंदर होगी और इस साइड बाहर होगी. ये एक सर्कल में ऐसे, ठीक है. ये सोचो ये सर्कल है, सामने ऐसे है, इधर जाके ऐसे हो गई, पीछे जाके ऐसे हो गई और इस साइड जाके बाहर हो गई, तो इसलिए ऐसे. ठीक है. लेकिन एक कुछ भी हो, किसी ने सवाल पूछा ना, अच्छा लगता है कोई पूछता है तो चाहे कुछ भी पूछो, ठीक है. और तुम बच्चे को वो कर रहे हो क्या, मतलब उसको डिस्करेज कर रहे हो. नाउ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ हम यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेते हैं, आइडियल. यहां से इसका डिस्टेंस r हो गया. व्हाट इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड r? 90 डिग्री. सो लेट्स अप्लाई dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin 90 अपॉन r स्क्वायर. sin 90 इज 1. अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू नॉट, 4 पाई r स्क्वायर भी कांस्टेंट है. बच गया क्या? dl. और हमें इंटीग्रेट करना है ओवर द कंप्लीट लेंथ. इंटीग्रेट करना है ओवर द कंप्लीट लेंथ. गुड. i. तो dl यानी इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिंग? 2 पाई r. तो ये हो गया म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू नॉट i बाई 2r. दैट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी केतन? हाँ वही तो पता ही नहीं चला होगा तेरे को मैंने क्या पूछा. हाँ अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट द सेंटर क्या होगी? उंगली घुमाओ अंदर की तरफ. गुड. तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट. यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं.
नहीं। अब मैं एक डेरिवेशन करूँगा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में, बट हो जाएगा। दैट इज अगेन सर्कुलर कैरिंग करंट कैरिंग कॉइल, राइट, at axis of circular current carrying coil. At axis of circular current carrying coil. तो ये एक कॉइल है जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे, राइट, यानी मेरी तरफ से देखेंगे तो ऐसे, ओके, इधर से देखेंगे तो ये इसकी एक्सिस है, ये डिस्टेंस है x और ये रेडियस है a। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमको पहले एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। बायट-सावर्त लॉ यूज करना है तो करंट एलिमेंट चाहिए, तो ये हमने करंट एलिमेंट ले लिया। इस करंट एलिमेंट का डिस्टेंस r, ठीक है, करंट एलिमेंट का डिस्टेंस r। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये तो होता ही है। अब एक साइन थीटा आता है, अब वो थीटा कितना है इसमें? थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन आइडियल एंड r। थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एंड r, ठीक है। तो कितना कितना हो सकता है, किस रेंज में हो सकता है? 0 से 90 तक कुछ भी हो सकता है, राइट। पेन देना, एक और दे। अगर मैं ऐसे फिगर बनाई है तो करंट एलिमेंट मतलब ये अंदर जा रहा है, तो ये हमारा करंट एलिमेंट है जो कि कहाँ जा रहा है? बोर्ड के अंदर, और ये हमारा आर है, ठीक है। अब इस आर का एंगल कितना है? अब कितना है? अब कितना है? ऐसे कर दो तो कितना रहेगा? 90। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर? 90 डिग्री। क्योंकि ये दो डिफरेंट उसमें है, समझ गए ना। एक अंदर जा रहा है, सोचो ऐसे अंदर गया, और ये आर है। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, जो अंदर जा रहा है वो जेड एक्सिस हो गई और ये एक्स वाई कुछ भी होगी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर इज 90। सो लेट्स मेक इट 90 साइन 90, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो करंट ऐसे बाहर को आ रही है, देख लो, मेरे को ऐसे मत बोलना बाद में कि कहाँ आ रही है बाहर को। ऐसे है कॉइल तो करंट बाहर को आ रही है, ये करंट बाहर को आ गई, ठीक है। ग्रिप रूल लगाओ, ये अंगूठा थंब, तो ये ऐसे फिंगर्स ऊपर को जाते हुए देख लो, ये थंब ऐसे, तो मेरे लेफ्ट साइड में ये किधर जा रही है? फिंगर्स ऊपर, राइट, और आर के परपेंडिकुलर होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी, और ये एक्सिस। मान लो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, राइट। 90 डिग्री। ये डी बी और आर परपेंडिकुलर है, और इधर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो वो अल्फा, तो वो भी अल्फा हो गया। अब मैं एक सिमिलर एलिमेंट इस साइड लेता हूं, सिमिलर एलिमेंट। अगर ऊपर करंट बाहर आ रही थी तो नीचे करंट अंदर जा रही होगी,
तो इसकी वजह से इसका डिस्टेंस भी यहाँ से कितना होगा, आर ही होगा, और इसकी वजह से एक फील्ड ये हो जाएगी dB। और क्योंकि मैंने आइडेंटिकल एलिमेंट लिया, ठीक है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो dB1 dB2, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ dB1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्शन अलग है तो इसलिए वेक्टर में तो अलग होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। तो ये उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, और उसको हम कितना मान रहे हैं, dB, उसको हमने मान लिया dB, और dB कितना है, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। फोटो समझ में आई, पक्का, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर dB cos अल्फा, सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर dB cos अल्फा। मैं 1 और 2 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, dB cos अल्फा, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा कौन सा, dB sin अल्फा, और इधर भी एक कंपोनेंट हो जाएगा dB sin अल्फा। अब dB cos अल्फा कैंसल आउट, dB cos अल्फा तो कैंसिल आउट हो गए, एंड dB sin अल्फा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ dB sin अल्फा, ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में फटाफट घूम रहा होगा 2 dB sin अल्फा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही घूम रहा होगा दिमाग में, मैंने लिख दिया dB sin अल्फा तो कान का वो हो गया, सेंटर आउट हो गया कि ये 2 क्यों नहीं है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो तुम बोल भी देते कि 2 भी लिखो, राइट। देखो ये सर्कुलर कॉइल को देखो ऐसे है, ये एक एलिमेंट, एक इसका dB sin अल्फा, ये एक एलिमेंट, एक इसका dB sin अल्फा। सिस्टम में दो ही थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं, तो सबका ऐड होगा ना, पूरी लेंथ में हर सबका ऐड होगा। अब मैं अच्छा 2 और बना दूं तो क्या होगा, ये दोनों, हाँ 2πr लेंगे ना। अब ये दोनों का कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कौन सा बच जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जो अपोजिट होंगे उनका कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और साइन कंपोनेंट बच जाएगा, ठीक है। कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो गया, साइन कंपोनेंट बच गया। तो इस तरह सारे साइन कंपोनेंट, ऐसे हर एक एलिमेंट का, हर बार 2 एलिमेंट लूंगा तो 2 हो गए, तो ऐसे मैं एक एलिमेंट लूँ तो उसका साइन अल्फा और सारे एलिमेंट के साइन अल्फा कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा। अब वैल्यू रख दो, समझदार हो तुम लोग, तुमको आता है सब कुछ, फटाफट बोलो क्या क्या लिखूं। म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा ओवर द कंप्लीट लेंथ। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई, और साइन अल्फा कांस्टेंट नहीं है, साइन अल्फा भी तो कांस्टेंट है, कितना आएगा, देखो अब तुम थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो, ए बाई आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना, ए बाई आर। अब बच गया क्या, डी एल ओवर द कंप्लीट लेंथ, और इस डी एल का कितना होगा, म्यू नॉट क्या एल, कहीं पूरे सिस्टम में एल दिखाई दे रहा है तेरे को, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या याद है ज्योतिर, एल नहीं होता है ना, हाँ हर्षित को याद है एल होता है ना, ये लो। और भाई लोगों पूरा सर्कल का डीएल, डीएल मीन्स पूरे सर्कल की लेंथ,
अच्छा वो आर क्यूब, सही है। मैं तो वहाँ पे बात कर रहा था, कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर के ए, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो ए है ना, तो 2 पाई ए, ठीक है राइट। अब इसको हम थोड़ा, हमेशा हम जो डेरिवेशन करते हैं ना उनको उस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं जो हमें दी हुई होती है। आर हमने एज्यूम किया था, हमें दिया हुआ क्या था, ए और एक्स, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो ये फाइनली क्या बन गया, डी बी नहीं बचा, बी बचा है ना, डी बी तो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. So that is what is the magnetic field at the axis of a circular current carrying coil. किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं ना। इसके स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस, एक तो उसकी एक्सिस पे एट सेंटर, एट सेंटर, एट सेंटर, एट सेंटर कितना होगा, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, एट सेंटर मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2a। इसे वो ये जो हमने इससे पहले डेरिवेशन में किया था, इससे पहले डेरिवेशन में कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2r, सो दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2a। सेकेंड, when x is much much greater than a, यानी x जो डिस्टेंस है वो इसके साइज से बहुत बड़ा है, when x is greater than a, इसके साइज से बहुत बड़ा है, तो उस केस में a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। हमने क्या किया, इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और जब हम ये नेग्लेक्ट करते हैं तो ये एडिशन में नेग्लेक्ट होता है, हमेशा प्रोडक्ट में नहीं नेग्लेक्ट होता। हाँ, कभी सोचो ये ऊपर क्यों नहीं किया, मतलब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा नीचे नीचे कर देते हैं, ऊपर नहीं करते, मैच कराने के लिए करते होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में 200 को 0.01 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत खतरनाक काम होता है, 2 रह जाता है, और एडिशन में 200 में 0.01 जोड़ो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम जो इसको नेग्लेक्ट करते हैं वो किस में करते हैं, एडिशन में, प्रोडक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करते, राइट। मुझे लगता है जितना पढ़ा है मैंने अभी आपको वो समझ में आ गया होगा, राइट। और साथ साथ रिवाइज करोगे, थोड़ा काम करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये पूरा 1 साल तुम लोगों ने इतनी मस्ती मारी है घर में पेरेंट के सामने बैठ के कि तुम्हें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा जो तुमने 1 साल गुजार दिया। तो अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब जाने का मन कर रहा होगा, मैं फालतू बात करने लगा तो, है ना। चलो